नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। नेपाल में करीब 200 लोगों के लापता होने की 200 लोगों की मौत हो गई है और 1500 लोग लापता हैं। नेपाल में बाढ़ के कारण 300 भारतीय लापता हैं। तो बड़ी खबर आपको बताएं, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 160 थी, अब 200 करीब पहुंच चुकी है। नेपाल में करीब 200 लोगों की मौत हो गई है, 1500 लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल में बाढ़ के कारण 300 भारतीय लापता हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। नेपाल में प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, वहां की जो मंजर रहा है वो कैसा रहा है। लेकिन अब जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब 200 लोगों की मौत हो गई है और 300 भारतीय इसमें लापता बताए जा रहे हैं। 1500 लापता हैं और 300 इसमें भारतीय ही लापता हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। नेपाल में प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। वहीं नेपाल बाढ़ में ईशा फाउंडेशन के 80 लोग लापता हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गया था ये पूरा ग्रुप। ईशा फाउंडेशन के सदगुरु ने हादसे पर दुख जताया है। सदगुरु की अधिकारियों प्रशासन से अपील है कि मदद के लिए ग्योरोंग जाने की अनुमति दी जाए। तो ईशा फाउंडेशन के कुछ सदस्य हैं वो भी लापता हैं। आपको बताएं कि ईशा फाउंडेशन के सदगुरु ने हादसे पर दुख जताया है। सदगुरु की अधिकारियों और प्रशासन से अपील है मदद के लिए ग्योरोंग जाने की अनुमति दी जाए। A flash flood between Tibet and Nepal border, and on the Nepali side, as per the Indian news reports, about 484 people have gone missing, and on this side we don't have any official information. Morning I left to go there personally, and all phones are off, all telecommunications are down, roads are blocked, we are unable to go there. वहीं नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम सम्राट चौधरी ने हवाई सर्वे भी किया है, क्योंकि अब बिहार में भी हाई अलर्ट इसलिए जारी कर दिया गया है क्योंकि नेपाल से सटे जितने भी इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल से ही अगर बात करें सीएम सम्राट चौधरी की, वो लगातार बैठक कर रहे हैं और अब उन्होंने खुद हवाई सर्वे किया है कि कहां कहां हालात हो सकता है खराब हो जाए, उससे पहले ही मुस्तैदी दिखाई जाए। प्रशासन को तमाम दिशा निर्देश उन्होंने पहले से ही दिए हैं। कल से ही हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, जिसको लेकर बिहार के जो इलाके हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं वहां पर स्थितियां कैसी हैं, कैसे अगर सर्वेश सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि कल से ही हम देख रहे हैं सीएम सम्राट चौधरी बैठक कर रहे हैं और अब उन्होंने हवाई सर्वे भी किया है। बिल्कुल, देखिए हवाई सर्वे भी किया है, ग्राउंड सर्वे भी किया है। सीएम सम्राट चौधरी ने कल जब जानकारी मिली कि नेपाल में भूस्खलन हुआ है, उसके बाद से जो नदी है भोटे कोसी नदी में बाढ़ की समस्या हो गई है और उसकी वजह से तकरीबन नेपाल के करीब 12 से 14 जिले इफेक्टेड हुए हैं और उसका पानी जो है वो वाल्मीकि नगर बराज से बिहार और यूपी में भी घुस सकता है। इसको लेकर अमित शाह ने सीएम सम्राट चौधरी से बातचीत की थी और उसके बाद सीएम सम्राट चौधरी ने तत्काल जो है आपात बैठक बुलाई। तमाम अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। तमाम जो जिले हैं जो इससे इफेक्टेड हो सकते थे उन जिलों के अधिकारियों को तैनात रहने के आदेश दिए गए। गोताखोरों की तैनाती कराई गई। इसके अलावा अस्पर की जांच कराई गई कि तटबंधों पे अस्पर की स्थिति क्या है। तमाम चीज़ों को एक तरह से कहा जाए तो सीएम सम्राट चौधरी ने अपने लेवल से कल से मॉनिटरिंग कर रहे थे और माना यही जा रहा था, कल जो अनुमान था उसके मुताबिक कहा जा रहा था कि 2.5 लाख क्यूसेक पानी आ सकता है बिहार में वाल्मीकि नगर बराज से और 2.5 लाख क्यूसेक पानी अगर वाल्मीकि नगर बराज से डिस्चार्ज होता है तो ऐसी परिस्थिति में जो बिहार के कुछ जिले हैं, सीमावर्ती जिले नेपाल से सटे हुए, जैसे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, छपरा, गोपालगंज, सिवान, ये तमाम जो है डूब सकते हैं। यहाँ पे बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इसको लेकर एक तरह से कहा जाए तो एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए। तमाम अधिकारियों को वहाँ पे एहतियात के तौर पर कदम निर्देश दिए गए हैं। ठीक है सर्वेश, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार प्रशासन को निर्देश दिए जा रहे हैं सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा। और आपको बताएं कि एनडीआरएफ के आईजी नरेंद्र सिंह बुंदेला का भी स्टेटमेंट सामने आया है। विदेशों में आपदा के समय राहत सामग्री भेजते हैं। नेपाल में दवाइयां और राहत सामग्री भेजी गई है। नेपाल में एनडीआरएफ की कोई टीम नहीं भेजी गई है। भारत सरकार उस पर फैसला लेती है तो एनडीआरएफ की टीम भेजी जाएगी। तो ये स्टेटमेंट सामने आया है। आपको बताएं कि एनडीआरएफ के आईजी नरेंद्र सिंह बुंदेला का ये स्टेटमेंट है। विदेशों में आपदा के समय राहत
सामग्री भेजते हैं। नेपाल में दवाइयां और राहत सामग्री भेजी गई है। नेपाल में एनडीआरएफ की कोई टीम फिलहाल नहीं भेजी गई है। अगर सरकार ये फैसला लेती है, भारत सरकार उस पर फैसला लेती है, तो एनडीआरएफ की टीम को भेजा जाएगा। तो फिलहाल जो राहत सामग्री है वो लगातार भेजी जा रही है, हर मदद की जा रही है, चाहे दवाइयों से लेकर हर जो मदद है एनडीआरएफ कर सकती है वो की जा रही है। लेकिन एनडीआरएफ की टीम भेजी जाएगी या नहीं, ये भारत सरकार उस पर फैसला लेती है। अगर फैसला लेती है तो टीम जरूर जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें जो भी डिज़ास्टर होता है बाहर, उसमें एचडीआर का सामान जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए भेजती है। नेपाल से हमारा काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन है। कल तुरंत ही एक प्लेन एचडीआर का सामान लेके उड़ी थी, आज सुबह एक प्लेन लेके गई है। तो 2 प्लेन का कार्गो का सामान, जिसमें कि कई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के सामान है, दवाइयाँ इत्यादि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया नेपाल को, उसको भेज दिया गया है। कोई टीम नहीं गई? अभी टीम हमने स्टैंड बाय रखी हुई है। ये उनकी अगर नेपाल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, तब एनडीआरएफ की टीम जाएगी। अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। और 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सागर शुक्ला और सबसे सर्वेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सागर का जरा रुख करते हैं। सागर, अभी हालात वहां पर कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, हालात अभी जैसे अलर्ट जारी किया गया था उस हिसाब से अभी हालात बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि यह हमारी मौजूदगी अभी गंडक बैराज है। गंडक नदी में जलस्तर में जब 2 लाख से अधिक पानी का डिस्चार्ज होता है तो ही बिहार के 6-7 जिलों में बाढ़ तबाही मचाता है। लेकिन अभी तक सुबह से 1 लाख के आसपास ही पानी लगता है, डिस्चार्ज हो रहा है। सीएम सम्राट भी यहाँ के विजिट किए हैं, उन्होंने भी गंडक बैराज का जायजा लिया है। उन्होंने भी बताया यही बात कि अभी स्थिति सामान्य है। ठीक है, लौटते हैं आपके पास। सर्वेश, वहाँ लगातार, क्योंकि आपने भी अभी बताया भी कि सीएम लगातार ग्राउंड पर भी नजर रख रहे हैं, बैठक भी कर रहे हैं, हवाई सर्वे भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी जो डिस्चार्ज है वो 1,06,600 के आसपास है। 12 बजे का ये डिस्चार्ज का जो आकलन है वो है, और इसमें बताया जा रहा है कि जब 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास क्यूसेक पानी जब डिस्चार्ज होगा तभी बाढ़ का खतरा मंडराएगा। तो फिलहाल अभी उस इलाके में कटाव का खतरा है, क्योंकि जब रिहायशी इलाकों में सतह के नीचे पानी रहता है तो वहाँ कटाव शुरू होता है, और कटाव लगातार वहाँ पे कई इलाकों में चल रहा है। नदी जो है ज़मीनों को काटती है, खेतों को काटती है, लोगों के मकान उसमें ध्वस्त हो जाते हैं और खेत खलियान बर्बाद होते हैं। तो ये काम अभी जो गंडक नदी है वो बखूबी कर रही है, और इससे लोगों। ठीक है सर्वेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नेपाल के पोखरा में 10 भारतीय महिला पर्यटक फंसी हैं। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की 10 महिलाएं हैं जो फंसी हुई हैं, और लगातार खबरें आ रही हैं नेपाल से। नेपाल के पोखरा में 10 भारतीय महिलाएं फंसी हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दर्शन करने के लिए भी गए थे, मानसरोवर यात्रा के लिए भी गए थे, और जो इलाका है वो ट्रैकिंग का भी है, इस वजह से भी कई लोग पहुंचते हैं इस इलाके में। और ऐसे में बताया जा रहा है 10 ऐसी महिलाएं हैं जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की हैं, ये महिलाएं फंसी हुई हैं। हालांकि कोशिश लगातार की जा रही है और प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। तो नेपाल के पोखरा में 10 भारतीय महिला पर्यटक फंसी हुई हैं। महाबलेश्वर की 10 महिलाएं हैं जो फंसी हुई हैं। हालांकि कोशिश लगातार की जा रही, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये वो महिलाओं का दल है जो गया हुआ था, फिलहाल वो फंसा है वहां पर। ये 10 महिलाएं हैं वहां पर फंसी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। उम्मीद है कि इनको जल्द ही निकाला जाए, रेस्क्यू कर लिया जाए। और चलिए हम कुछ आपको तस्वीर दिखाते हैं, और उसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले क्या स्थिति थी और बाद में क्या थी। ये कुछ सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आई हैं। पहले सब कुछ बिल्कुल सामान्य नजर आता है। देखिए, हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। ये सैटेलाइट की तस्वीर सामने आई है। पहले तो बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक रहता है, और धीरे धीरे फिर जो हालात बदलते हैं, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि हालात इस कदर बदल जाएंगे। सब कुछ सामान्य चला आ रहा होता है, और अचानक से फिर कैसे स्थितियां बिगड़ती हुई नजर आती हैं। धीरे धीरे अचानक से ये तेज जो बहाव आता है, तबाही का जो मंजर है वो देखने को मिलता है, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और ये जो नदियों के आप देख रहे हैं, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, पहले सामान्य फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ती है। ये क्योंकि सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आई है, इसमें बताया जा रहा है पहले वो एक पूरे इलाके को बहा ले जाता है, तो तब तक ऐसा लगता है कि शायद एक ही इलाका होगा जहां पर
ये कहर देखने को मिला, लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ने के बाद फिर हालात ऐसे हो गए कि सब कुछ तबाही का पूरा मंजर देखने को मिल गया है। ये त्रिशूली नदी तक पहुंच जाता है, ये देख सकते हैं त्रिशूली गंगा रिवर तक ये आखिरी में पहुंचता है, उससे पहले ये देवघाट तक पहुंचता है और ये आगे आगे करके धीरे धीरे करके जिस तरह से बढ़ता जाता है हालात दिन खराब होते जाते हैं। शुरुआत में बिल्कुल सामान्य लग रहा होता है, उसके बाद ये आगे बढ़ता है और धीरे धीरे जब आखिरी में पहुंचता है तो तब तक ये सब कुछ बहा ले गया होता है। सिर्फ पहले ऐसा लग रहा था कि आसपास के जो नदी किनारे जो लोग हैं वही प्रभावित हुए हैं, लेकिन जब आगे बढ़ता है तो पूरे रिहायशी इलाकों तक जहां अभी प्रोजेक्ट्स थे वो जो चल रहे थे उसे भी बहा ले जाता है। यानी कि आप देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये, क्योंकि ये सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें सामने आई है वो मैं आपको दिखा रही हूँ और लगातार आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं आप तस्वीरें देख सकते हैं और ये आप यहाँ पे भी देखेंगे ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं एक एक करके हम आपको एक एक तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले क्या हालात थे और उसके बाद धीरे धीरे क्या हालात। ये सैटेलाइट की जो तस्वीरें हैं वो बाकायदा कहां कहां से पहुंचा है, ये धीरे अचानक से जो आपदा आई वो कैसे आगे आगे बढ़ती चली गई ये आप देख सकते हैं। ये पूरा त्रिशूली गंगा रिवर आप देख रहे हैं और वेपति देख रहे हैं और उसके बाद ये धीरे धीरे इसकी लोकेशन चेंज होती गई, आगे बढ़ती गई और उसके बाद ये तबाही का मंजर देखने को मिला। मैं आपको बताऊं जो तस्वीरें प्लैनेट लैब ने ये सैटेलाइट की जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं ये नेपाल से जारी की गई है NDRRMA के जरिए, जिसमें आप देख सकते हैं देवी घाट है, बैतरावती है और साथ ही हाकुपेशी है और साइफ रुबेंसी है। ये तस्वीरें आप चारों देख रहे हैं क्योंकि ये प्लैनेट लैब से ये सैटेलाइट की जो तस्वीरें हैं ये साझा की गई हैं और फिर बताया गया है कि पहले और अब की क्या तस्वीरें हैं। और इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। अर्जुन राम मेघवाल और भारत सरकार हालात पर बारीकी से नजर रख रही है। हमारी टीमें नेपाल सरकार के साथ मिलकर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही हुई है और लगातार भारत सरकार हालात पर बारीकी से नजर रख रही है। बाढ़ से नेपाल में त्रासदी हुई है। भारत सरकार जो सिचुएशन उत्पन्न हुई है पूरी निगरानी कर रही है। जो लोग हताहत हुए हैं हम संवेदनाएं भी प्रकट करते हैं और जिनको रिलीफ दिलानी है या रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, हमारी टीमें भी, नेपाल सरकार के लोग भी, भारत की कुछ ऐसे स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस दिशा में काम कर रही है और आगे से ऐसी त्रासदी नहीं हो उसके लिए भी योजना का एक खाका तैयार हो। तो नेपाल में तबाही हुई है और कैसे हुई है ये आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप जानिए तिब्बत में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया और जिसके बाद बर्फ और चट्टानों में एवलांच आया और उसके बाद एवलांच से तिब्बत की लैंडे नदी में पानी रुक गया और उस जगह झील जैसे हालात बन गए जहां भारी मात्रा में पानी जमा हो गया। जब ये कृत्रिम झील टूटी जिससे नेपाल की बोटेकोशी नदी में सैलाब आ गया। आगे क्योंकि त्रिशूली नदी थी वहां भयंकर बाढ़ आ गई। पुल, सड़कें और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट थे पूरी तरह से तबाह हो गए क्योंकि धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ी उसके बाद ये थ्योरी नंबर 1 आपको बता रहे हैं क्योंकि पुल, सड़कें और जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो तबाह हो गए। थ्योरी नंबर 2 समझिए। थ्योरी में ये आपको टूर में समझा रहे हैं झील में बादल फटा जिससे झील फट गई और नेपाल में भयंकर तबाही आ गई। बोटेकोशी नदी का स्तर अचानक तेजी से बढ़ा और देखते देखते सैलाब में बदल गया। बाढ़ तिब्बत की ओर से सीमा पार कर गया और बोटेकोशी नदी में आ गई। ये बाढ़ दोपहर तक तो धांडिंग जिले के गलछी इलाके तक पहुंच गई और अपने साथ सब कुछ बहाते हुए ले गई। तो देखते ही देखते सैलाब कैसे तबाही में बदल गया, सब कुछ बहा ले गया। तिनके की तरह सब कुछ तबाही के निशान अब नजर आ रहे हैं। लगातार वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बाढ़ तिब्बत की ओर से सीमा पार कर गया। ये जो बाढ़ आई उसके बाद जो हालात थे वो आपको दिखा रहे हैं।
तो ये कुछ तबाही थी जो देखने को मिली। दोपहर तक तो थांडिंग जिले के जो गच्छी इलाका है वहां सब कुछ तबाह हो गया। ये जो बाढ़ थी इसने सब कुछ बहा ले गई। तो ये हालात थे। भोटेकोशी नदी में आई ये बाढ़ और सैलाब में बदल गया बाढ़ तिब्बत की ओर से। अब थ्योरी नंबर 3 सुनिए। इसमें क्या हुआ कि हिमालय दुनिया की सबसे नई और कच्ची पर्वत श्रृंखला है और टेक्टोनिक प्लेट लगातार यूरेशियम प्लेट के नीचे धंस रही है और टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने से भूकंप आता है। कंपन में मिट्टी और चट्टानें कमजोर हो जाती हैं। नेपाल और तिब्बत में हजारों ग्लेशियर झीलें हैं जो बर्फ और मलबे के कच्चे बांधों से रुकी होती हैं और तापमान बढ़ने का या फिर भूकंप के कारण कच्चे बांध टूटते हैं तो ग्लेशियर फटते हैं। और साथ में नेपाल में खड़ी ढलान होने से पानी की जो रफ्तार थी भारी तबाही मचाती है। क्या वजह रही है ये आपको बता रहे हैं कि किस वजह से पहले भूकंप आता है उसके बाद क्या स्थितियां हो जाती हैं। सबसे नई और कच्ची पर्वत श्रृंखला है तो ये और इसके नुकसान क्या हुआ है, नुकसान क्या क्या हुआ है ये भी आपको बता रहे हैं। भयंकर तूफान आया, तबाही हुई जिसमें 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 19 पुल तबाह हो गए हैं। पूरी तरह से भयंकर तबाही देखने को मिली है। इसके अलावा 42 किलोमीटर लंबा बेट्रावटी और रासुरागढ़ी हाईवे बह गया है। इसके अलावा चेक पोस्ट पर खड़े 300 से ज्यादा वाहन बह गए। तो तिनकी की तरह सब कुछ बहता हुआ दिखा है, चाहे वो प्रोजेक्ट हो या फिर पुल हो या फिर हाईवे हो, सब कुछ बहता हुआ क्योंकि सेकेंड नहीं लगा और सब कुछ बह गया। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, नेपाल में जल तांडव की तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये पूरा तबाही का मंजर देखने को मिला। अचानक से जैसे ही बाढ़ आई धीरे धीरे फिर सब कुछ तिनके की तरफ बहता हुआ चला गया। पहले लगा कि ये नदी किनारा इलाका है तो शायद कम नुकसान हुआ होगा, लेकिन किसी को अंदाजा ही नहीं था कि किस तरह से ये जो बाढ़ आएगी। ये देखिए लोग वहां पर खड़े थे, उन्हें अंदाजा नहीं था, चीख पुकार मच गई, लोग कहते रह गए कि आगे बढ़ो, लेकिन तब तक तो सब कुछ समा चुका था। लोग तिनके की तरफ बहते नजर आए, कई लोग इसी वजह से लापता हैं। अभी ट्रक चल रहा था, ट्रक अचानक से ये तूफान में बह गया और गाड़ियां बह गई, घर बह गए। लोग काम कर रहे थे क्योंकि धीरे धीरे जैसे ये आगे बढ़ रहा था। ये देखिए ट्रक आपको नजर आ रहा है और कुछ लोग वहां पर काम कर रहे थे क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट से जो चल रहे थे वहां पर और वहां लोग काफी संख्या में थे। और अचानक से जैसे ही ये बाढ़ आई, ये भयंकर तबाही दिखी, उसके बाद सब कुछ ये बहाते हुए ले गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए नेपाल में तो जल प्रलय है लेकिन इसका खतरा बिहार में देखने को मिल रहा है और इसी वजह से लगातार मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। लेकिन कहां-कहां खतरा है बिहार में वो भी जरा जान लीजिए। दरअसल पश्चिमी चंपारण है, वहां खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण है और साथ में आपको ये भी बताएं कि गोपालगंज भी है और साथ में सारण भी है, वैशाली भी है और मुजफ्फरपुर भी है। तो ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए लगातार आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बैठकें कर रहे हैं, खुद वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। हालांकि अभी जो संख्या होती है, जो क्यूसेक पानी की संख्या होती है वो अभी खतरे के निशान से ऊपर है, लेकिन क्योंकि ये सटा हुआ इलाका है नेपाल से, इसी वजह से सबसे ज्यादा खतरा इधर पर है। वहीं आपको बताएं कि नेपाल त्रासदी का चीन कनेक्शन भी सामने आ रहा है। अब चीन कनेक्शन क्या सामने आ रहा है वो भी जरा आपको बता देते हैं। दरअसल नेपाल के पत्रकार का आरोप ये है कि नेपाल के पत्रकार परशुराम काफले ने चीन पर आरोप लगाए हैं। चीन पर नेपाल को अर्ली वार्निंग ना देने का आरोप लगाया है। हमारे उत्तरी पड़ोसी ने हमें काफी नुकसान पहुंचाया है। उत्तरी पड़ोसी ने समय पर अलर्ट नहीं किया है। अलर्ट ना मिलने से आपदा से बचने की व्यवस्था कमजोर हुई है। और एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तिब्बती आध्यात्मिक नेता 14वें दलाई लामा का स्टेटमेंट भी सामने आया है। विनाशकारी बाढ़ के बारे में जानकर दुख हुआ है। परिणाम स्वरूप जीवन की हानि हुई और भारी रचनात्मक क्षति हुई है। मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है।
त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति। तो ये कंडोलेंस मैसेज दिया है। आपको बताएं कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता चौधरी दलाई लामा का स्टेटमेंट, ये विनाशकारी बाढ़ के बारे में जानकर दुख हुआ है। परिणाम स्वरूप जीवन की हानि हुई और भारी संरचनात्मक क्षति हुई है। मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है।